नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। झारखंड में 48 नगर निकाय में चुनाव होंगे। 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी 48 नगर निकाय में आचार संहिता लागू कर दी गई है। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 6 फरवरी को नाम वापसी की तारीख है। इसके बाद 7 फरवरी को सिंबल का आवंटन होगा और इस बार नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे और गैर दलीय आधार पर होंगे, यानी कि चुनाव में राजनीतिक दल की ओर से सीधे उम्मीदवार नहीं उतारे जाएंगे, बल्कि राजनीतिक दल की ओर से समर्थित उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में देखिए निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। और आपको बता दें कि 7 फरवरी को निकाय चुनाव के सिंबल का आवंटन किया जाएगा, 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को रिजल्ट आ जाएंगे, नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार चुनाव बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराए जाएंगे और आपको यह भी बता दें, गैर दलीय आधार पर चुनाव होगा। 30/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगी। तो झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दल अब इसकी तैयारी में जुट गए हैं। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा है कि इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बेहतर परिणाम देंगे। साथ ही उन्होंने गठबंधन पर कहा, दलीय आधारित चुनाव नहीं है तो अब तक गठबंधन की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। हो गई है और तिथि घोषित होते ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है। जहाँ तक तैयारी की बात है तो जिला कमेटी, नगर कमेटी, महानगर कमेटी अपने स्तर से इन सारे चीज़ों को देख रही है। चूंकि ये दलीय आधार पर ये चुनाव नहीं हो रहा है, तो जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है तो पार्टी के लोग स्वयं निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो जिला कमेटी हो, महानगर कमेटी हो या नगर कमेटी हो। तो राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा का बीजेपी ने स्वागत किया। साथ ही चुनाव में 80% सीटों पर पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा भी किया है। के बाद नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई है और इसके लिए उच्च न्यायालय सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रेशर बनाया था, वरना ये सरकार तो अफसरों के जरिए नगर निकायों को, नगर परिषदों को चलाना चाहती थी। हम इन तिथियों का स्वागत करते हैं। पूरी उम्मीद है कि 80% से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, तभी इन्होंने जो है वो दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराने का निर्णय किया है। चुनाव निर्वाचन आयोग के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, महागठबंधन में टूट, क्योंकि निकाय चुनाव में महागठबंधन में टूट की खबर है। अभी तक जेएमएम कांग्रेस की कोई बात नहीं हुई। निकाय चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे दोनों ही दल। जेएमएम कांग्रेस दलगत आधार पर नहीं हो रहा है चुनाव। पार्टी के लोग इस पर निर्णय ले रहे हैं। ये कहा जा रहा है गठबंधन पर कोई भी बात अभी नहीं हो रही है। तो एक तरीके से निकाय चुनाव में ये देखा जा रहा है कि महागठबंधन में शामिल 2 बड़े दल जेएमएम और कांग्रेस में टूट की खबर है।
निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दल अपने अपनी तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस ने कहा, हमारे कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है इस बार अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार जीत कर आएंगे। साथ ही कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब तक हमें भी गठबंधन की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। हो चुका है और नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव के बाद से हम उसके लिए प्रयासरत थे कि वहां पर हमारा सशक्त संगठन हो, एक सशक्त उम्मीदवार हो जो पार्टी की ओर से जिसको कि हम समर्थन दे सके, जो पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं के अनुसार चलता हो, जब जिसने पार्टी के लिए काम किया हो, ऐसा सशक्त उम्मीदवार हमारा सब हर जगह पर नहीं। अभी तक तो हमें भी नहीं दिख रहा है कि हाँ कहीं कोई गठबंधन हो सकता है, क्योंकि दलगत नहीं है। उनके भी काफी कार्यकर्ता होंगे जो चुनाव लड़ना चाहते होंगे, हमारे भी काफी कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते। तो प्रदेश बीजेपी ने भी निकाय चुनाव को लेकर इशारों में गठबंधन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। पार्टी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि चूंकि ये चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए पार्टी का फोकस निकाय चुनाव में उठने वाले मुद्दों पर है और पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत पर है। चुनाव दल के आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए फिलहाल हमारा फोकस विधानसभा या लोकसभा चुनाव की तरह एक गठबंधन बनाने से ज्यादा उन मुद्दों पर है जिन मुद्दों के ऊपर में हम यहाँ पर नगर निकाय चुनाव लड़कर यहाँ की सरकार के कुशासन और कुव्यवस्था को जनता के सामने रखने वाले। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी दावोस और लंदन यात्रा के बाद अब जल्द ही रांची लौट रहे हैं। विश्व आर्थिक फोरम को लेकर मुख्यमंत्री की दावोस और उसके बाद लंदन यात्रा बेहद चर्चा में रही। इन दोनों देशों की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेश को लेकर कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि से मुलाकात की और झारखंड में असीम संभावनाओं को लेकर उन्हें निवेश का न्योता भी दिया। सत्ताधारी दल मुख्यमंत्री की इस विदेश यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पिछली विदेश यात्रा का उदाहरण रखते हुए इस बार भी किसी बड़ी उम्मीद को खारिज किया है। किसका कोई लाभ होगा? हाँ, इतना जरूर है कि भाई दाओस में गए, लंदन गए और कहाँ कहाँ गए, सैर सपाटा हुआ, ये मान सकता हूँ। लेकिन राज्य की जनता के हित में कुछ होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरी दौरा है माननीय मुख्यमंत्री का विदेश का और 1100 करोड़ का MOU जो है वो साइन हुआ है। एक प्रयास है झारखंड को वैश्विक मंच के पटल पर ले जाने का, वहाँ अपने भाषा, संस्कृति, अपने शिक्षा, सभी चीज़ों की चर्चा करना और लोगों को इस पर इंटरेस्ट जगाना, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। मैं समझता हूँ कि पूरे राज्य वासियों का भावना इस यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको वो भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि मजाक उड़ा रही है। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक फोरम के वैश्विक मंच में शामिल होने के बाद झारखंड चैंबर का प्रतिनिधि मंडल रांची लौट आया है। इसमें झारखंड चैंबर के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा और चैंबर के महासचिव रोहित अग्रवाल शामिल रहे। झारखंड चैंबर के दोनों सदस्यों ने दावोस में 6 दिन गुजारे। आदित्य मल्होत्रा ने कहा, पहली बार इतने बड़े वैश्विक मंच पर झारखंड की सरकार और झारखंड चैंबर के सदस्य एक साथ शामिल हुए हैं। मौका था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम जो हमारी डेलीगेशन गई थी कि हम लोग जो झारखंड में जो अपार संभावनाएं हैं उसको कैसे हम लोग विश्व पटल के अग्रणी देशों के बीच में और जो बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं उनके बीच में हम लोग ये बात को कैसे रख पाएं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है और ये बड़ा हमें गर्व होता है जान के कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो प्रयास किया और उन्होंने जिस तरह से जो वार्ता हुई वहाँ पर वो उसके बहुत अच्छे नतीजे परिणाम आने की हमें आशा है। पूर्व में जैसे लोग सोचते थे झारखंड को, वैसा नहीं है। ये नया सोना झारखंड है। हमारे मुख्यमंत्री ने इसी टर्म से हमारे राज्यों को वहाँ पर लोगों के सामने रखा। ये सोना झारखंड, नया झारखंड
झारखंड, जिसमें असीम संभावनाएं हैं और हम लोग वैश्विक स्तर की जो टेक्नोलॉजी है और जो मुद्दे हैं उनका समागम लेते हुए ही आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे और जमशेदपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां 14 दिन से लापता कैरव गांधी सकुशल घर वापस लौटे। पुलिस ने कैरव को हजारीबाग के बरही से बरामद किया है। कैरव के सकुशल वापस लौटने से परिवार में खुशी का माहौल है। 13 जनवरी को हथियारबंद बदमाशों ने कैरव गांधी का अपहरण किया था, जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम लगातार कैरव को खोजने में जुटी हुई थी और आज सुबह 4:30 बजे पुलिस ने उसे सकुशल उनके घर पहुंचा दिया है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए एक एक करके कैरव गांधी अब जब अपने घर पहुंचे हैं तो वहां पर ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आप देखिए बीच वाली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हाथ जोड़े कैरव गांधी और उनके पिता नजर आ रहे हैं। मुलाकात की? हाँ, अभी मुलाकात करके आ रहे हैं। देवांग से ज्यादा बात नहीं हुई, विषय कैरव से ज्यादा बात नहीं हुई, देवांग से बात हुई। बोले हाँ सुबह 4:30 पौने 5 बजे। क्या कर रहे हैं अभी? घर पे ही हैं, सब बैठे हुए हैं फैमिली के साथ में। उनके पापा परिवार की खुश है? बहुत खुश है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को बड़ी गंभीरता से लिया था, इस किडनैपिंग को, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक भी आके इस परिवार से मिले थे। उन्होंने भी एक चेतावनी दिया था प्रशासन को, अल्टीमेटम दिया था कि जल्द से जल्द इनकी रिहाई हो, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। और जिला स्तर पे हम लोगों ने आंदोलन करने का भी काम किया। हम लोगों ने डीसी साहब के कार्यालय और एसपी साहब कार्यालय पे हम लोगों ने वहाँ पे जाके हम लोगों ने धरना देने का काम किया। और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव का भी एक है कि पुलिस प्रशासन हरकत में आई और ये इनकी सकुशल बरामदगी हुई है। वास्तव में बड़ी खुशखबरी है और घर वाले कितने खुश हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसके पहले भी मैं मिला था इन लोगों से और आज ये संतुष्ट हैं। इनका कहना है कि पुलिस ने हमारे बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया, बरामद करके घर में सुबह 4:30 बजे पहुंचा दिया। मैंने भी सीनियर एसपी साहब से बात की, उनका एक कहना था कि वही तो आधी सफलता मिली है। जो अपहृत व्यक्ति है उसकी बरामदगी सकुशल हो गई है। जिन्होंने अपहरण किया है उनको भी हम लोग पकड़ेंगे, उन तक भी हम लोग पहुंच रहे हैं और जब वे पकड़ में आएंगे तभी हम कहेंगे कि हमको पूरी खुशी मिली। पूरा व्यापारी गण इससे भयभीत ना हो ये इंसिडेंट से और अपना व्यवसाय जो है सुचारू रूप से चलाए। चैम्बर हमेशा उनके साथ खड़ा है कदम से कदम, और कभी भी कोई भी समस्या आएगी चैम्बर हमेशा उनके साथ खड़ा है। और ये भी अनुरोध करेंगे कि आज के जो बच्चे हैं जो शहर के बाहर हैं और पढ़ रहे हैं बाहर रह के, और वो एक भविष्य देखते हैं कि हम जमशेदपुर में आए और जमशेदपुर में अपने ही परिवार का व्यवसाय को हम आगे संभालें, आगे लेके जाएं, तो उनसे भी हमारा ये अपील होगा कि वे ज़रूर जमशेदपुर वापस आएं और अपने ही परिवार के व्यवसाय को संभालें और उसको आगे लेके जाएं। प्रशासन हमेशा उनके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा। कैरव गांधी अपहरण कांड मामले में 15 दिनों के बाद वो आज सुबह 4:30 बजे तकरीबन अपने आवास पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि आवास पे लगातार परिवार के लोगों के साथ साथ जो भी उनके परिजन हैं वो उससे मुलाकात करने आ रहे हैं। लगभग 15 दिनों से जो है वो कैरव गांधी अपने घर से दूर थे और परिवार के लोगों में काफ़ी डर और सहम में हुए थे। हालांकि पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, मगर आज सुबह 4:30 बजे तकरीबन जो है अपने आवास पर पहुंचते हैं और बालकनी में आकर अपने पिता के साथ कैरव गांधी जो है वो हाथ जोड़कर सभी मीडिया कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद उन्होंने किया। और इस दौरान उनसे कई लोग जो है मुलाकात करने आ रहे हैं, चैम्बर के लोग हो, विधायक हो, तमाम राजनीतिक दल के पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में बता दूं कि एसएसपी पीयूष पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि कैरव गांधी को देर रात जो है वो कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा था, मगर हाईवे में पुलिस की चेक पोस्ट देखकर जो है अपराधी कैरव गांधी को सड़क पर उतारकर वो भाग जाते हैं। मगर पुलिस ने साफ तौर पर दावा किया है कि जो भी अपहरण करता है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि लगातार पुलिस जो है वो झारखंड समेत बिहार, उड़ीसा और बंगाल में भी लगातार छापेमारी कर रहे थे। पुलिस ने सकुशल कैरव गांधी को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस अब का मुख्य काम है कि जो अपराधी इसमें सम्मिलित थे उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जाए। उसी को लेकर पुलिस फिलहाल अभी मीडिया कर्मियों से बात करने से इनकार कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी अपराध कर्मी है उसकी पहले गिरफ्तारी हो जाए, उसके बाद ही पुलिस जो है वो मीडिया के सामने आकर पूरे मामले का खुलासा करेगी। मगर कहीं ना कहीं कैरव गांधी के सकुशल आने के बाद पूरे झारखंड में खुशी देखने को मिल रही है उद्योगपतियों के बीच। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां 2 नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 आदिवासी नाबालिग से गैंगरेप की खबर है। परिचितों के साथ जतरा मेला ये दोनों नाबालिग गई भी थी। देर रात जतरा मेला में दोनों बिछड़ गई और घर लौटने के दौरान 6-7 युवक ने उन्हें घेर लिया। दोनों लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप है। आरोपी युवकों की खोज में पुलिस की टीम जुटी हुई है। गिरिडीह के पीरटांड के एक गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां 2 नाबालिगों के साथ गैंगरेप की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों नाबालिग अपने परिचितों के साथ जतरा मेला घूमने गई थी। देर रात जतरा मेला में दोनों बिछड़ गईं और घर लौटने के दौरान इनके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 6-7 युवकों पर आरोप है। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में, जहां भारत और यूरोप के बीच हुए ट्रेड को लेकर पीएम मोदी अपनी बातें रख रहे हैं। योर कॉल, आपके आपसी सहयोग से ही हमारी साझेदारी ट्रस्ट, रीच और स्केल मिलेगा। आपके प्रयासों से हम शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी हासिल कर पाएंगे। आइए हम अपनी अपनी क्षमताएं जोड़ें और पूरी दुनिया के लिए ग्रोथ का डबल इंजन बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत और यूरोप के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। गुमला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां 12 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की खबर मिल रही है। 5 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। मूर्ति विसर्जन देखने के लिए नाबालिग गई भी थी। देर शाम लौटने के दौरान गैंगरेप किया गया। रेप के बाद नाबालिग को धमकाने का भी आरोप है। परिजनों की थाने में परिजनों ने शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। डुमरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां 5 युवकों पर नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप है। दरअसल मूर्ति विसर्जन देखने के लिए नाबालिग गई थी। देर शाम लौटने के दौरान गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है और रेप के बाद नाबालिग को धमकाने का भी आरोप है। परिजनों ने शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चाईबासा के सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट में घायल हाथी का वनतारा की मेडिकल टीम इलाज कर रही है। 23 जनवरी से वनतारा की मेडिकल टीम ने इलाज शुरू किया था। कल भी मेडिकल टीम ने हाथी को ट्रैंकुलाइज कर उसके जख्मी पैर का इलाज किया। इसके बाद वनतारा से लाया गया विशेष जूता हाथी को पहनाया गया है। तो देखिए, आईडी ब्लास्ट में हाथी का एक पैर जख्मी हो गया था, जिसके बाद हाथी का इलाज किया जा रहा था। वनतारा से आई टीम ने हाथी को ट्रैंकुलाइज पहले किया और उसके बाद उसके पैर का इलाज किया गया है। बताया जा रहा है कि वनतारा से लाया गया एक विशेष जूता हाथी को पहनाया गया है। बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। ट्रेलर ने 4 ऑटो को टक्कर मार दी है। नशे की हालत में ट्रेलर ड्राइवर था, जिसने 4 ऑटो में टक्कर मार दी। अलग अलग जगह ये टक्कर मारी गई है और इस टक्कर में 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। बंगाल के एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो गई। पिंडरा जोरा के संथालडीह के पास हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां एक ट्रेलर ने 4 अलग अलग जगहों पर ऑटो में टक्कर मारी है, जिस हादसे में 10 लोग से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। बंगाल के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बोकारो स्टील का टाउन एडमिनिस्ट्रेशन विभाग लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। आज सेक्टर 4 में अवैध तरीके से खाली प्लॉट में कबाड़ और गाड़ी रिपेयर किए जाने को लेकर
अभियान चलाया गया। इस दौरान डिपार्टमेंट की सुरक्षा टीम ने गाड़ियों के टायर से हवा निकालने का काम किया। रिपेयर सेंटर के प्रतिनिधियों ने 2 दिन के अंदर कबाड़ और गाड़ियों को प्लॉट से हटाने की बात कही है। खाली प्लॉट का एक प्लॉट होल्डर जिसका कि ऑलरेडी मारुति का इतना बड़ा उसने प्लॉट ले रखा है, उसका किराया दे रहा है। पास में जो प्लॉट है वो खाली प्लॉट है, उसका वो मिसयूज़ कर रहा है। ना तो बीएसएलओ किराया दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। और उसमें किस तरह के उसने कबाड़ का डंपिंग कर रखा है और किस तरह से इलीगली उस वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके उनका रिपेयर कर रहा है, वही बताने गए थे। वो स्वेच्छा से मान गया है और 2 दिन वो खुद खाली करेगा। हमने कहा 3 दिन में खाली कर लो, 3 दिन में खाली नहीं होगा तो सारा कबाड़ हटाया जाएगा। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग ने नकली शराब निर्माण के लिए स्प्रिट की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। सहायक उत्पाद आयुक्त के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान डेमो टांड में एक मैजिक मालवाहक गाड़ी को रोका गया। जांच में वाहन के भीतर तहखाना बनाकर स्प्रिट की तस्करी किए जाने का खुलासा हुआ। मौके से लगभग 640 लीटर स्प्रिट बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। में स्प्रिट हम लोगों को 640 लीटर बरामद हुआ। हमारी सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई और उस गाड़ी में से हम लोगों को 2 व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। एक मुकेश प्रजापति जो वाहन चालक था और दूसरा देवेंद्र कुमार दांगी। हम दोनों को हम लोगों ने उत्पाद अधिनियम की धारा के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।